अच्छा, आप लोग इसका वीडियो बनाए हो क्या कभी? कुछ प्रॉब्लम जब हुआ है तो सर बता रहे थे कि वीडियो है आप लोगों के पास। हाँ वो सर बोलते बहुत हैंग करता है, बीच में तो जल्दी फटता नहीं, सर किसी में डायग्राम तो आप लोग रिकॉर्ड किए हो? एक आध वीडियो है आप लोगों के पास? हाँ हाँ सर। और इसके अलावा लेकिन उस दिन तुम इसको नहीं हटा पा रहे थे। हमें ये तो प्रॉब्लम हो रहा था ना? वो हट ही नहीं रहा था। नहीं, प्रॉब्लम इसके कारण है तो ये हम बोले भी है, तो बोला है उन्होंने कि वीडियो से भेज दीजिए, तो हम स्टाफ को भेज के करवा देते हैं। हिस्ट्री सिलेबस प्रीलिम्स में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया हिंदी में लिख दूं? भारत का इतिहास। ये लिखा है भारत का इतिहास। अब आपको मैं सिलेबस भी दिखा देता हूं। चला गया। ये तो ऑप्शनल का सब्जेक्ट है, अच्छे से पेपर। ये है आपका। एक तो प्रीलिम्स वगैरह आप लोगों को तो ये क्लियर है कि दो सेक्शन होता है यूपीएससी में, एक प्रीलिम्स और दूसरा मेंस। और प्रीलिम्स में भी आपका कहीं ना कहीं दो पार्ट है, एक जीएस का पार्ट है और दूसरा सीसाइड का पार्ट। तो जीएस का पार्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट है ये क्लियर है? ये तो क्लियर होगा ना? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, साइंस टेक और करेंट अफेयर। टोटल लगभग आपको 7 सब्जेक्ट्स जो है वो मोटे तौर पे। अब इसमें भी आपको अगर डिवाइड करना है तो कुछ सेक्शंस आपको, जैसे आपने कहा आईआर, तो आईआर हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, इसके बाद आपदा वगैरह होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह हो गया, तो ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं आ जाती है। तो वो आपका तो है ही, लेकिन हम लोग आज का सिलेबस पे जो चल रहे हैं, तो ये प्रीलिम्स का क्लियर हो गया। मेंस का जो पेपर है, तो मेंस में आपका 4 जीएस पेपर है। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4। उसके अलावा आपका एसे का पेपर है, और एसे के पेपर के अलावा आपका 2 लैंग्वेज है। लैंग्वेज के बारे में क्लियर है आप लोगों की नहीं क्लियर है? ये पहला जीएस का पेपर है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। सेकंड है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड आईआर। ये देख रहे हैं, पॉलिटी से अलग है ना? यही बोल रहा था आप लोग कि अब पढ़ना है, लेकिन वो अलग रूप में आपको पढ़ना है। थर्ड वाला पोर्शन है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये तो सिक्योरिटी वाला होगा। फोर्थ पेपर जो है वो कहीं ना कहीं स्पेशल है आपका, ये पूरा अलग है पेपर, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का। ये पेपर पूरा आपको 1-1.5 महीना लगभग चलेगा, 2 महीना। ये पूरा एकदम अलग पेपर है। इसमें चौथा पेपर है वो 3 पेपर से डिफरेंट। हालांकि आप जो हिस्ट्री का जो पढ़ते हैं
तो हिस्ट्री में बहुत सारी, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ना होगा यूटिलिटेरियंस के बारे में। तो यूटिलिटेरियंस जो उपयोगितावाद, नाम सुना है? यूटिलिटेरियंस का नाम सुना है? उपयोगितावाद का नाम जेम्स मिल। जेम्स मिल का नाम सुना है? फिलोसफर है। तो हिंदी वगैरह में पढ़ना है क्या आप लोगों को जेम्स मिल वगैरह को? लास्ट सेमेस्टर। तो जेम्स मिल वगैरह पढ़ेंगे। स्टुअर्ट में, जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में जानते हैं आप लोग? जॉन स्टुअर्ट मिल भी पढ़ना है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल, जेम्स मिल वगैरह जो पढ़ेंगे आप, तो वो चीजें कहीं ना कहीं उनकी चीजों को यहाँ पे भी आपको काम आएगा। ठीक है। आईआर वगैरह जो चीजें पढ़ते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी जो विदेश नीति जब अपनाते हैं, तो विदेश नीति में क्या हम लोग को नैतिकता वगैरह अपनाना चाहिए, या शासन प्रशासन कैसे चलेगा, उसमें नैतिकता वगैरह की बात आपको पूरी तरह से फोर्थ पेपर में मिल जाएगा। ठीक है। तो इतना पढ़ने के बाद जब आप लोग 3 पेपर पढ़ लेंगे लगभग, तो अब ये कहीं ना कहीं आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मेन है आपका, हम लोग चलते हैं प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से। तो प्रीलिम्स में आपका जो हिस्ट्री पढ़ाना है, तो उसमें क्या क्या है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। कहाँ चला गया? तो इस बार आप लोग को फॉर्म देना, एग्जाम देना है सर्वेश। सिलेबस कैसे कंप्लीट हो पाएगा 12 महीने में? आप सोचोगे तो 12 महीने में तो पॉसिबल नहीं है। कहाँ चला गया मोहित? इसमें अलग से डाला हुआ था ना, उसमें इसका सिलेबस हम डाले थे, पिछली बार भी किए हैं। नहीं, इस पे दिया हुआ था। एक मिनट रुको, सिलेबस डिस्कस किए हैं। व्हाट्सएप पे है इस पे? अच्छा, एक मिनट एक मिनट। नहीं नहीं, इस पर डिस्कस किए, हिस्ट्री का सिलेबस रखे हैं, अब पता नहीं कहाँ चला गया। पी बाई क्यू अभी तो कुछ दिन पहले ही डिस्कस किए, इसमें भेजे थे, पूरा सिलेबस डिस्कस किए हैं। चला गया पेपर? नहीं है ना? अच्छा, किस पे भेजे हो आप हमें? अच्छा, किसका है वो? जी ससुर का है। इसी में देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा पेज नंबर कितना है। ये कहाँ गया? मॉडर्न चलाएंगे। कितना नंबर पे दिया है? एक मिनट एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। इस पे सिलेबस रखे थे यार। हाँ, जीएस का है, तो यहाँ पर तो सिलेबस है। हाँ, इसी के जस्ट नीचे तो है। वही तो कह रहा है कि भाई सिलेबस कहाँ चला गया। चलो आ जाएगा। कितना नंबर है? 30 नंबर पे है।
ये है आपका सिलेबस। तो ये क्लियर है। देखिए हिस्ट्री ऑफ, ये पेपर 1, ठीक है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पेपर 1 200 मार्क्स का है। अब इस 200 मार्क्स में आपका क्या क्या रहेगा, तो करंट इवेंट्स, करंट अफेयर का बहुत बड़ा पोर्शन है और आपका आता भी है। ऐसा मत समझिएगा कि करंट अफेयर आप अगर छोड़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो नहीं भी हो सकता, क्योंकि सिलेबस में आपका करंट अफेयर जितना लिखा नहीं है, एक पार्ट दिया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं करंट अफेयर का पोर्शन बहुत बड़ा पोर्शन होता है। दूसरा हिस्ट्री, तो हम लोग आज हिस्ट्री का जो डिस्कशन करने वाले हैं ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक, और दूसरा पार्ट में दिया हुआ है इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मतलब क्या हो गया, कोई बता सकते हैं? भारत का प्राचीन से आधुनिक, मतलब इसमें यूपीएससी ने क्लियर नहीं किया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आपने कहा प्राचीन से लेकर के आधुनिक तक के, तो ये इतिहास क्या है? इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या है? आधुनिक काल में आता है, आधुनिक काल में ही तो आता है, लेकिन फिर भी इसमें क्यों नहीं है शामिल? तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जब एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न शामिल है, तो जब मॉडर्न पढ़ ही लेंगे तो फिर क्या मॉडर्न में आप इंडियन नेशनल मूवमेंट नहीं पढ़ेंगे? देखिए प्रॉब्लम सिर्फ वहां नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि सभी के लिए पेपर है, ठीक है, तो सभी के लिए पेपर है, तो भारत में आप शासन करने जा रहे हैं, भारत में एक अधिकारी बनने वाले हैं, तो भारत के इतिहास के बारे में कम से कम तो नॉलेज होनी चाहिए। तो पूरी एक ओवरव्यू जो नॉलेज है वो ये, तो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इससे आपको लगभग क्वेश्चन जो है वो पूछता है। लेकिन उसमें स्पष्ट रूप में ये बात कही है कि कहीं न कहीं भारत का जो भी प्रशासक बनेगा, उस प्रशासक को बनने के लिए जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो बहुत सारी घटनाएं घटित हुई है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रेरित करता है। जैसे एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अगर देखिएगा तो सरदार पटेल आपको कहाँ मिलेंगे? आजाद भारत में। बहुत सारी जो जो सिविल सर्विसेज खुद आया है, वो सिविल सर्विसेज खुद कब आया है? एक प्रकार से कहीं ना कहीं आप देखेंगे जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कंट्रोल किया तो स्टील का ढांचा जो कहा जाता था, वो स्टील का ढांचा जो है पूरा, वो पूरा ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, तो वो पूरा जब तक आप नहीं जानेंगे, क्योंकि वही ब्यूरोक्रेट्स था जो पूरे भारत को लगभग कंट्रोल कर रहा था। गवर्नर के अलावा जो भी अधिकारी थे उसमें आपको कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी ही पूरी तरह कर रही थी। क्या यहाँ पर कोई नेता था? जैसे आजाद भारत के बाद आप एक रूप देखते हैं कि भारत को चलाने के लिए एक नेता को हम लोग चुनते हैं, लेकिन ये बताइए कि 1947 के पहले कौन नेता था यहाँ? ब्रिटिशर्स चलाते थे, लेकिन कोई नेता था? तो कोई नेता तो नहीं था, तब भी देश चलता था, तो इसका मतलब बिना नेता के भी देश चल सकता है। सवाल तो यही है ना, बिना नेता के भी देश चल सकता है, तो बिना नेता के कैसे चल सकता है? पूरा ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से ही चल सकता है। तो यही स्टील ढांचा के बारे में क्या कहा गया था कि जो पूरा ब्यूरोक्रेट्स था, हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट पे आप हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता था वो अपने आप में काफी पावरफुल होता था, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है आपका कहीं ना कहीं डीएम जो है वो वायसराय के अंतर्गत जो है वो पूरी तरह शासन करता था। तो मतलब यही था कि दोनों में ये डिफरेंसेस देखी गई।
कि आज भी आप अगर देखेंगे आजादी के बाद भी जो शासन चला तो नाम नेता का दिया गया, लेकिन चला कौन रहा है देश को? हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर हम कहें कि एक डिस्ट्रिक्ट को कोई चला रहा है तो कौन चला रहा है? क्या नेता चला रहा है? कि पूरी मैकेनिज्म भारत सरकार की अपनी पूरी मैकेनिज्म है। अगर कोई भी घटना होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई नेता आता है, पहले डीएम, एसपी, तो पूरी की पूरी प्रशासनिक ढांचा है वो प्रशासनिक ढांचा। तो दोनों में कहीं ना कहीं अंतर देखा गया कि अगर आजादी के पहले भी हम देखें तब भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से ही शासन चलाई जा रही थी। आजादी के बाद भी देखे तो आजादी के बाद भी देखिएगा तो एक बड़ा मामला आता है कि पूरे भारत को संचालित करने में एक जो दिखता नहीं है, लेकिन मेनली कहीं ना कहीं वो आपको पूरी तरह जो शासन करने का काम वही कर रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक आपको मजिस्ट्रेट मिलेगा जो कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल कर रहा है। अब इसके अलावा अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट पे कौन कर रहा है? लीडर्स की बात नहीं करूंगा, नॉन लीडर की बताइए कौन? पॉलिटी में भी तो पढ़ाया गया कुछ। स्टेट के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे कौन सी ब्यूरोक्रेसी काम करती है? विभिन्न आयोग बनाए। और मुख्य सचिव का नाम सुना है? मुख्य सचिव, मुख्य सचिव का नाम सुना है? सेक्रेटरी का नाम कौन बनता है? डीएम ही तो बनता है। और ब्यूरोक्रेट्स मतलब डीएम का ही कहा जाता है कि सबसे चरम जो स्थिति होती है, मेन पॉइंट जो होता है एकदम लास्ट पॉइंट, वो कहाँ जाता है? सेक्रेटरी के रूप में बनता है। ठीक है, तो सेक्रेटरी आपको दिखता तो नहीं है, बहुत ज्यादा रोल तो नहीं दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी गवर्निंग का काम जो स्टेट में है, जितने डीएम जितने अधिकारी हैं उन सारे अधिकारियों को एक प्रकार से निर्देशित करने का काम और कंट्रोल करने का काम का चाप किसके हाथ में है? सचिव के हाथ में ही होता है। ठीक है, तो दो लेवल पे काम चल रहा है। एक तो आपका लीडर्स है, तो लीडर्स हैं तो वो तो शासन चला ही रहे, वो तो देश पे शासन कर ही रहा है, लेकिन लीडर्स को कहीं ना कहीं आप अगर देखिएगा तो दूसरे लेयर पे जो मेन आपका पूरा प्रबंधन चल रहा है, पूरा भारत का शासन चल रहा है, वो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से ही पूरी चल रही है। हर जगह पे, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे आप ब्लॉक लेवल पे देख ले, ब्लॉक लेवल पे भी अधिकारी है, ग्राम लेवल पे भी, विलेज लेवल पे भी है। पहले तो विलेज लेवल पे भी नहीं होता था, लेकिन अब विलेज लेवल पे भी, जिसको कहा जाता है बीपीएससी में भी पोस्ट है VDO, ब्लॉक विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में। फिर ब्लॉक, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से ज्यादा बढ़े तो SDO, सब डिविजनल ऑफिसर, और सब डिविजनल से भी ऊपर बढ़े तो SDM। SDM का हो गया, हाँ SDM का मतलब, हाँ बताओ, हाँ बताओ, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, और सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर डीएम हो गया। तो क्लियर हो गया, डीएम हुआ ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो पूरा जीरो लेवल से लेकर के अंतिम लेवल तक देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट में कहीं ना कहीं आपको जो चीजें पढ़नी है, अब इसमें मैं एक समानता आपको दिखाऊंगा। एक तो हम लोग इस पे फोकस करेंगे ही, तो इसमें इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से स्टार्ट इसलिए करेंगे क्योंकि आप अगर इसका पेपर देखें मोहित, हाँ, मेंस का पेपर थोड़ा सा देखिए, कुछ चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। मेंस में है आपका पेपर 1। अब ये देखिए, जीएस पेपर 1, ये क्या है? हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में क्या पूछ रहा है आपको? इंडियन कल्चर, इसको भी छोड़ दीजिए, यहां आइए डायरेक्टली। कुछ पता चला इसका और उसका समानता? कुछ पता चला क्या?
तो दोनों जगह पे क्लियर है। फ्रीडम, फ्रीडम स्ट्रगल, और ये देखिए ऊपर में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स पर्सनालिटी इशूज। 18वीं शताब्दी के मध्य से, तो 18वीं शताब्दी के मध्य से लगभग लगभग आधुनिक काल का इतिहास शुरू ही होता है। हालांकि 18th सेंचुरी का जो फेज है वो 18th सेंचुरी के एक प्रकार से संक्रमण काल माना जाता है। वो आधुनिक मध्यकाल का भी अंत माना जाता है और आधुनिक काल का भी शुरुआत माना जाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं आपको मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, तो इसका मतलब है आप ये देखिए, थोड़ा सा और आइए, आप थोड़ा सा और आगे बढ़िए, तो ये क्या है, ये शब्द देखिए, पोस्ट इंडिपेंडेंस। मतलब ये है कि जब आप मॉडर्न पढ़े रहेंगे तभी तो आप पोस्ट मॉडर्न पढ़ेंगे, तभी तो आप पढ़ पाएंगे, क्लियर हो पाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो मॉडर्न में घटना घटित हो रही है वही आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस में ही आपको नजर आती है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री कहने का मतलब ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री में आपका ये सारी चीजें लगभग लगभग आ जाएगी। लेकिन अगर हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया से स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्लम ये होगा कि जो आप मेंस में और जो आपका प्री में दोनों में आने वाला है वो कहीं ना कहीं कवर अप नहीं हो पाएगा स्टार्टिंग। ठीक है, अगर हम एंशिएंट से चलना शुरू कर देंगे तो एंशिएंट मेडिवल आते आते तक आप लोगों को कई बार थकान महसूस होगा कि सर कितना दिन क्लासेस चलेगा, लगेगा छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो ये दिक्कत भी आएगी। लेकिन मेन फोर्स हम लोग को कहाँ पे करना है, सबसे ज्यादा अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपका जो दूसरा वाला मैं बताया था आपको, ये पोर्शन इंडियन नेशनल मूवमेंट, इससे इस दोनों से क्वेश्चन लगभग लगभग 16 क्वेश्चन से 17 क्वेश्चन आता है। 16 से 20 क्वेश्चन के लगभग लगभग एवरेज माना जाता है हिस्ट्री से क्वेश्चन। लेकिन उस हिस्ट्री में एंशिएंट से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा आपको, 1 से 2 क्वेश्चन। एंशिएंट से कई बार 3 भी आ सकता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आता। मेडिवल से आप देखेंगे तो मेडिवल जो फोकस करता है वो शब्दावली पे फोकस करता है। जागीरदारी, पगोड़ा, ये सब जो सिस्टम है, ये जागीरदारी हो गया, इस्तमरारी हो गया, ये सब जो शब्द है इन सब पे ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, तो मेडिवल वगैरह भी पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग जानेंगे। लेकिन उन सबसे ज्यादा अगर कहीं क्वेश्चन पूछता है तो ये इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन। अगर 16 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो 16 क्वेश्चन में ये संभावना अधिकतम है कि 10 क्वेश्चन जो है वह इंडियन नेशनल मूवमेंट से रहेगा और 6 क्वेश्चन में आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया निपटा दिया जाएगा। ये प्रीलिम्स में। अब मेंस की मैं बात करूं तो मेंस में आपको जो पढ़ना है, तो मेंस में 2 चीज आपको पढ़ना है। ऊपर ही तो था। ये देखिए स्टार्टिंग देखिए क्या है, इंडियन हेरिटेज। अब क्या लगता है आपको कि इस मेंस में आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है? बिल्कुल। कहाँ पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री, जरा बताओ, लिखा हुआ है कहीं? कल्चर पढ़ेंगे ना, कल्चर का मतलब हिस्ट्री, विरासत ना, विरासत पढ़ेंगे ना जो एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। हाँ, तो विरासत हो गया, हिस्ट्री तो नहीं पढ़ेंगे ना उसमें, हिस्ट्री पढ़ेंगे। विरासत, विरासत का मतलब ये थोड़े ना हुआ कि इतिहास ही पढ़े उसका। ये देखिए क्या लिखा हुआ है साफ साफ, इंडियन कल्चर विल कवर द सैलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, और क्या है, आर्किटेक्चर फॉर्म फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। तो एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम में आपको जो आर्ट फॉर्म्स जैसे चित्रकला वगैरह हो गया, आर्ट फॉर्म में बहुत सारी चीजें आती है। ठीक है, क्या हो गया, क्लासेस हो गई क्या? हाँ बस हो गई। क्या मोहित, समय ज्यादा हो रहा है क्या? अच्छा ठीक,
बोले 2 मिनट सर को, 2 मिनट में आ रहे हैं, क्या बात। तो ये जो आपका इंडियन कल्चर पढ़ना है, तो इंडियन कल्चर का मतलब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पूरी नहीं पढ़नी आपको। जहां तक आपका मेंस का सिलेबस है, उस मेंस में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पूरी नहीं पढ़नी है, ना मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना है, ना आपको पूरी तरह मॉडर्न पढ़ना है। हाँ, मॉडर्न अलग से मेंशन किया हुआ है, इसीलिए हम लोग को क्या करना है, मॉडर्न पे फोकस करना है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, अब लिटरेचर में जैसे हेरिटेज में देखें तो जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, फिर उसके बाद कौटिल्य के अर्थशास्त्र के साथ साथ पतंजलि के महाभाष्य वगैरह नाम सुना है? पतंजलि का महाभाष्य, महाभारत, रामायण, पुराण, ये सब जो है। साथ में आपको अगर गैर धार्मिक स्रोत में कहें तो गैर धार्मिक स्रोत में जैसे ट्रेवलर्स आए, तो जैसे फाहियान का हो गया, हिंसोंग का हो गया, इन सब का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, उन सब चीजों को भी आपको पढ़ना है। अब अगर धार्मिक में मैं बताऊंगा तो धार्मिक में भी अलग है, हिंदू धर्म का अलग टेक्स्ट है, बौद्ध का अलग है, और जैन का अलग है, सिख का अलग हो जाएगा। सिख वगैरह तो इस मॉडर्न टाइम में है, लेकिन आपको मेनली जो पढ़ना है हिंदुइज्म का, हिंदुइज्म में रामायण, महाभारत, पुराण वगैरह पढ़ना है। और बौद्धिज्म में आपको त्रिपिटक वगैरह पढ़ना है, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, ये सब चीजें तो आप लोगों ने सुना होगा इन सब के बारे में। तो ये कहीं ना कहीं लिटरेचर फॉर्म अलग है। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का मतलब भवन निर्माण स्थापत्य कला, मतलब कि मंदिर का जो फॉर्म पढ़ते हैं आप, तो मंदिर का फॉर्म किस में आएगा? जो आपको पढ़ाया था नागर शैली और नागर शैली और बेसर शैली और द्रविड़ शैली, ठीक है। तो ये तीनों शैली जो है वो कहीं ना कहीं आपको आर्किटेक्चर में पढ़ना, ठीक है, क्लियर है। अब बाकी अब चीजें, सर का टाइम हो गया है तो आज बस छोड़ देता हूँ, कल से हम लोग क्लियरली चलेंगे। तो हम लोग स्टार्ट मॉडर्न से करेंगे, क्योंकि आपका प्रीलिम्स में भी मॉडर्न का ज्यादा क्वेश्चंस है और मेंस में भी मॉडर्न ज्यादा पढ़ना है। उसके बाद हम लोग चलेंगे एंशिएंट पे और मेडिवल पे, क्योंकि एंशिएंट और मेडिवल पढ़ने का बहुत पढ़ने का है, तो पढ़ा तो दूंगा, लेकिन उससे क्वेश्चन आप लोग का कवर अप नहीं हो पाएगा। इसलिए पहला फोर्स जो भी हम लगाएं, वो सबसे ज्यादा ताकत मेन जो हिट करेगा, वो जो आपका क्वेश्चन आना है उस पर हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद एंशिएंट चलेंगे और फिर मेडिवल पढ़ेंगे। तो आज भर यही क्लास फिनिश करता हूँ।